हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 9th की बी हाइव टेक्स्ट बुक की 4th पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पढ़ने वाले हैं, जिसको विलियम बटलर ईट्स ने लिखा था। विलियम बटलर ईट्स यानी W.B. ईट्स एक बहुत ही फेमस आयरिश पोइट थे और 20th सेंचुरी का जो लिटरेचर था उसमें जो बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश पोइट्स होते थे उनमें से एक थे। इनको 1923 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया और उन्होंने ही ये पोएम लिखी है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। इस पूरी पोएम में पोएट ने अपनी एक लॉन्गिंग, अपनी एक तीव्र इच्छा को बताना चाहा है और वो इच्छा है इनिसफ्री जाने की। अब इनिसफ्री क्या है? इनिसफ्री एक आइलैंड है जो कि आयरलैंड में है और अपने बचपन का काफ़ी समय W.B. ईट्स ने वहाँ पर बिताया था। ये एक बहुत ही शांत जगह है और पोएट जो है बड़े होकर के सिटी में पहुंच गए, जो कि बहुत ही भागदौड़ से भरी हुई जगह है और बहुत ही कोलाहल से, शोर शराबे से भरी हुई जगह है। तो जब इंसान इस तरह की जगह में पहुंच जाता है और उससे ऊब जाता है तो उसका मन होता है कि वो किसी शांत जगह पर पहुंच जाए। और क्योंकि पोएट बचपन में एक बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छी जगह पे रह चुके थे और वो था इनिसफ्री आइलैंड, तो उनके मन में बहुत ही तीव्र इच्छा आती है कि वो वापस इनिसफ्री पहुंच जाएं। पोएट को लगता है कि ये जो इनिसफ्री आइलैंड है यहाँ पर जाकर के उनको शांति मिल पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन का बहुत ही अच्छा समय इस द्वीप पर बिताया है। बहुत ही सुंदर यादें जुड़ी हुई हैं इस द्वीप के साथ उनकी, और इसके साथ ही साथ वहाँ पर वो प्रकृति की सुंदरता का आनंद भी ले पाएंगे। तो वो वापस शहर के जीवन से लौट करके इनिसफ्री जाना चाहते हैं और अपनी इसी इच्छा को उन्होंने इस पोएम में रिफ्लेक्ट किया है। So students, let's understand and appreciate the meaning of the poem The Lake Isle of Innisfree. इस पोएम में 3 स्टेंजाज हैं जिनमें 4 लाइन्स हैं और ये पूरी पोएम 12 लाइन्स की पोएम है। तो हम सबसे पहले स्टेंजा 1 देखते हैं। देखिए लिखा है, I'll arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and water's made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. इस स्टेंजा में कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। पहला वर्ड है क्ले। क्ले की मीनिंग होती है मड, मीन्स मिट्टी। सेकेंड वर्ड है वाटर्स। वाटर्स मीन्स ट्विस्टेड स्टिक्स। स्टिक्स को ट्विस्ट करके जब छप्पर बनाने के लिए इस तरह से तैयार किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं वाटर्स। नेक्स्ट वर्ड है ग्लेड। ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस, यानी खुला इलाका। तो अब हम इस स्टेंजा का अर्थ समझते हैं। पहली लाइन देखिए लिखा है, I'll arise and go now and go to Innisfree। इस लाइन में आई जो प्रोनाउन है वो किसको रेफर कर रहा है? पोएट को, विलियम बटलर ईट्स को। तो विलियम बटलर ईट्स कह रहे हैं कि I'll arise and go now। arise मीन्स उठना, मैं अभी उठूँगा, and go now और अभी जाऊँगा, and go to Innisfree, कहाँ जाऊँगा? to Innisfree, इनिसफ्री द्वीप पर। and a small cabin built there, और वहाँ पर एक छोटा सा केबन बनाऊँगा, अपने रहने के लिए एक छोटी सी जगह बनाऊँगा, एक छोटी सी कुटिया बनाऊँगा। किस चीज़ की? ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड, जो कि मिट्टी और वाटर्स मतलब ट्विस्टेड स्टिक्स से बनी होगी। इस तरह की एक कुटिया बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहाँ पर मैं बीन की यानी सेम की 9 पंक्तियाँ लगाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर मधुमक्खियों का एक हाइव मीन्स छत्ता भी होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड मीन्स अभी आपको बताया था ओपन स्पेस, खुली जगह, और बी कहते हैं मधुमक्खी को, और लाउड मतलब उनकी आवाज़ से गूंजते हुए खुले स्थान में आई विल लिव अलोन, मैं अकेला ही रहूँगा। यानी वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं और अकेले जाना चाहते हैं और वहाँ पर अकेले ही रहना चाहते हैं। इस स्टेंजा में आप राइमिंग वर्ड्स देख सकते हैं। इनिसफ्री राइम्स विद हनी बी, मेड राइम्स विद ग्लेड। तो अगर इस स्टेंजा की राइम स्कीम पूछी जाए तो इनिसफ्री को हम नाम देंगे ए, मेड क्योंकि इससे राइम नहीं कर रहा है, इनिसफ्री से राइम नहीं कर रहा है तो इसको नया नाम देंगे बी,
हनी बी और इनिसफ्री राइम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए, और ग्लेड जो है वो मेड से राइम कर रहा है तो ये हो जाएगा बी। तो इस तरह से इस स्टैंजा की राइम स्कीम होगी ए बी। अगर हर स्टैंजा की राइम स्कीम देखी जाए तो हर स्टैंजा की अगर अलग अलग राइम स्कीम बतानी हो तो आप यही राइम स्कीम लिखेंगे ए बी। और क्योंकि यही राइम स्कीम तीनों स्टैंजा की है। और अगर पूरी पोएम की राइम स्कीम पूछी जाए तो नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा में लास्ट वर्ड है स्लो जो कि राइम कर रहा है ग्लो से, और ऊपर पहले स्टैंजा में किसी वर्ड से ये राइम नहीं कर रहा है तो इसको हम नया नाम देंगे सी। ग्लो हो जाएगा सी। सिंग्स जो है वो राइम कर रहा है विंग से, जो कि ऊपर किसी भी वर्ड से राइम नहीं कर रहा है तो इसको नया नाम दे देंगे डी, और ये हो जाएगा डी क्योंकि ये दोनों वर्ड राइम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा सी डी। और नेक्स्ट स्टैंजा की इसी तरह से हो जाएगी, डी के बाद हम नया नाम देंगे ई, फिर एफ ई एफ। तो अगर पूरी पोएम की राइम स्कीम आपको बतानी हो तो आप बताएंगे ए बी सी डी ई एफ। ये हो जाएगी पूरी पोएम की राइम स्कीम। अब चलिए देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग to where the cricket sings, their midnights all a glimmer and noon a purple glow and evenings full of the linnet's wings। इस स्टैंजा के भी कुछ मेन वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग मीन्स फॉलिंग इन ड्रॉप्स, ड्रॉप्स में गिरना, बूंदों के रूप में गिरना। सेकेंड वर्ड है वेल्स। वेल्स मीन्स कर्टेन या पर्दा, आवरण। थर्ड वर्ड है क्रिकेट। क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट जिसको हम हिंदी में झींगुर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लिमर। ग्लिमर मीन्स ट्विंकलिंग, टिमटिमाहट। और लिनेट्स, लिनेट इज़ अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक बर्ड का नाम है और बहुत ही छोटी सी चिड़िया होती है, उसे बोलते हैं लिनेट। तो पोएट कह रहे हैं एंड आई शिल हैव सम पीस देयर, वहाँ पर मुझे कुछ शांति मिलेगी। उनका कहना है कि जब वो इनिसफ्री में होंगे तो उनको कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि वो शहर के भागदौड़ भरे कोलाहल से भरे हुए जीवन को बिता रहे हैं और वो शांति की तलाश में हैं, शांति चाहते हैं। तो वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं और उनको लगता है कि इनिसफ्री एक ऐसी शांत जगह है जहाँ पर उनको शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। पोएट कह रहे हैं कि पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, कि वहाँ पर इनिसफ्री जगह जो है उस द्वीप में शांति, पीस मीन्स शांति जो है वो स्लो मीन्स धीरे धीरे, ड्रॉप्स मीन्स टपकती है, बूंदों के रूप में टपकती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और कहाँ से टपकती है? वहाँ की जो सुबह होती है वो ऐसा लगता है कि कोई वेल यानी कोई पर्दा डाले हो, कोई घूंघट ओढ़े हो और उसमें से वो शांति टपक रही है। यानी सुबह के समय इनिसफ्री का जो दृश्य होता है वो ऐसा होता है कि सुबह के समय वहाँ पर बहुत क्लाउडी होता है या फॉग रहता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह ने कोई घूंघट ओढ़ रखा हो, कोई आवरण ओढ़ रखा हो, और उस सीन को देख करके उनके मन को शांति मिलती है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और पोएट कह रहे हैं कि जो शांति सुबह के समय, सुबह के घूंघट से बूंदों के रूप में गिरती है, वो कहाँ पर जाकर बिखर जाती है? जहाँ पर क्रिकेट यानी झींगुर गाते हैं। सुबह के समय जब प्रातःकाल का समय होता है वहाँ पर, उस समय झींगुरों की आवाज़ वहाँ आती है और जो शांति होती है वो वहाँ पर उतर करके बिखर जाती है। यानी वहाँ पर जो झींगुर बोल रहे होते हैं उनकी आवाज़ सुन करके भी पोएट के मन को शांति मिलती है। फिर नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं देयर मिडनाइट इज़ ऑल अ ग्लिमर, वहाँ पर जो मिडनाइट का समय होता है, आधी रात का समय होता है, वो भी फुल ऑफ ग्लिमर होता है, टिमटिमाहट से भरा हुआ होता है। एंड नून,
और दोपहर का समय अ पर्पल ग्लो, दोपहर के समय वहाँ पर पर्पलिश ग्लो रहता है, बैंगनी रंग की आभा फैली रहती है, बैंगनी रंग का प्रकाश रहता है। दोपहर के समय आपने अगर कभी धूप को देखा हो तो उसमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं और ज़्यादातर उसमें पर्पल कलर दिखाई देता है। तो वो कह रहे हैं दोपहर का समय वहाँ पर पर्पलिश ग्लो का समय होता है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और वहाँ पर जो शाम होती है, इनिसफ्री की जो शाम होती है वो फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, वो लिनेट नाम की चिड़िया के पंखों से भरी होती है। यानी उस समय वहाँ पर लिनेट नाम की चिड़ियाँ उड़ती हुई दिखाई देती हैं और उस दृश्य को देख कर के भी पोएट के मन को बहुत ही शांति मिलती है। और ये सब बताने के बाद लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. यहाँ लैपिंग वर्ड जो है इसकी मीनिंग है साउंड ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग जेंटली अगेंस्ट द शोर। किसी झील या समुद्र के तट से धीरे से जो पानी की टकराने की आवाज़ आती है, जो धीमी आवाज़ आती है, उसे बोलते हैं लैपिंग। नेक्स्ट वर्ड शोर, शोर मीन्स लैंड एट द एज ऑफ अ सी और लेक, किसी समुद्र या झील का के किनारे की जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, भूमि होती है, उसे बोलते हैं शोर। पेवमेंट्स, पेवमेंट्स मीन्स फुटपाथ। एंड कोर, कोर मीन्स सेंट्रल पार्ट, महत्वपूर्ण अंश या केंद्र। अब लास्ट में पोएट कह रहे हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी उठूँगा और इनिसफ्री जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, क्योंकि हमेशा नाइट एंड डे मीन्स रात दिन, लहरों के किनारे पर टकराने की जो लो साउंड है, धीमी आवाज़ है, जो इनिसफ्री में मुझे सुनाई देती थी, वो रात दिन मेरे मस्तिष्क में गूंजा करती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जिस समय मैं शहर की सड़क पर खड़ा होता हूँ या ऑन द पेवमेंट्स ग्रे या ग्रे कलर के फुटपाथ पर अगर मैं खड़ा होता हूँ, आई हियर इट, मुझे यही सुनाई देती है, इन द डीप हार्ट्स कोर, उस समय भी अपने मन की गहराई में मैं उसी आवाज़ को सुनता रहता हूँ। यानी उनको इनिसफ्री का शांत वातावरण, वहाँ के सारे दृश्य हमेशा याद आते रहते हैं और इसलिए उनकी इच्छा है कि वो तुरंत उठकर इनिसफ्री चले जाएं, जहाँ पर उनकी शांति की जो तलाश है वो पूरी हो सके। तो ये था पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। The poem The Lake Isle of Innisfree is about the poet's memory about the Innisfree Island. The poet has visited the lake during his boyhood and in the present he wanted to visit it again. जैसा कि आप पोएम में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये जो पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये इनिसफ्री आइलैंड, इनिसफ्री द्वीप के साथ जो पोएट की मेमोरी है, पोएट की यादें हैं, उससे जुड़ी हुई है। द पोएट हैज़ विजिटेड द लेक ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, पोएट ने इस लेक पर, इस आइलैंड पर अपने बचपन में विज़िट किया था, बचपन में जाया करते थे। एंड इन द प्रेजेंट, और इस समय अब जब वो बड़े हो चुके हैं, प्रेजेंट समय में भी, ही वॉन्टेड टू विजिट इट अगेन, वो उसको फिर से विजिट करना चाहते हैं, वहाँ पर फिर से जाना चाहते हैं। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ लाइफ। ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति। ये जो पोएम है वो जीवन की शांति को प्रतिबिंबित करती है। इन फैक्ट लिविंग इन अ कॉटेज इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फास्ट एंड हैक्टिक लाइफ। वास्तव में किसी कॉटेज में रहना, शहर की जो फास्ट और हैक्टिक लाइफ होती है, एक तेज और भागदौड़ से भरा हुआ जीवन जो होता है, उससे बहुत डिफरेंट होता है कॉटेज में रहना। वी कैन एन्जॉय नेचर व्हेन देयर इज़ पीस ऑफ माइंड।
हम नेचर को तभी इंजॉय कर सकते हैं, हम प्रकृति का आनंद तभी ले सकते हैं जब हमारे माइंड में पीस हो, यानी शांति हो। बट रियल पीस इज़ इम्पॉसिबल इन अ सिटी। लेकिन जो वास्तविक शांति है वो शहर में इम्पॉसिबल है। वास्तविक शांति का शहर में मिलना इम्पॉसिबल है। वी कैन फाइंड इट इन अ सॉलिटरी प्लेस ओनली। हम इसको केवल एक सॉलिटरी प्लेस पर, यानी अकेली जगह पर, एक शांत जगह पर ही पा सकते हैं। सो ही वॉन्ट्स टू गो टू लिव नियर द लेक। इसलिए पोएट जो हैं वो उसी लेक के पास, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहाँ पर उनको शांति मिलती थी, उसी लेक के पास वो जा कर के रहना चाहते हैं। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू स्पेंड हिज लाइफ इन द सिटी विच इज़ फुल ऑफ डिस्टर्बेंस। वो डिस्टर्बेंस से भरे हुए शहर में अपना जीवन बिताना नहीं चाहते, और इसी अपनी इच्छा को उन्होंने इस पोएम में रिफ्लेक्ट किया है, इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री एंड इट्स सेंट्रल आइडिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप इस तरह के और वीडियोस देख करके उनसे हेल्प लेना चाहते हो, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के अपने क्लास के वीडियोस सर्च करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें।